हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग ऑफ द डे। मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड आई वेलकम यू ऑल इन द सेवेंथ लेक्चर ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड dispersion. Yes. So let us start with our today's topic. So today's topic is requisites of an ideal average. So आज हम पढ़ने वाले हैं about the requisites of an ideal average. Requisites of an ideal average. Requisites का मतलब क्या है? Requisite का मतलब होता है made necessary by particular circumstances, or you can say a thing that is necessary for the achievement of a specified end. तो यहाँ पे मुझे requisites किसके चाहिए? एक ideal average के चाहिए. So point number 1, it should be easy to understand. तो आपका जो भी एवरेज होगा, आइडल एवरेज, वो क्या होना चाहिए? इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए. पॉइंट नंबर 2, इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट. मतलब सिंपल कैलकुलेशंस उसके होनी चाहिए एवरेज के. थर्ड, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज. तो आइडल एवरेज आपका कैसा होना चाहिए कि वो ऑल ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करें. यहाँ पे आइटम्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस. So it should be based on all the observations of the series. Point number 4, it should not be unduly affected by extreme items. Now यहाँ पे extreme items हम किसको बोलते हैं? जो first observation है और जो last observations है उसको हम बोलते हैं extreme. It should not be unduly affected by extreme items. Suppose एक example है 2, 4, 6, 8, 10. अब आप 2, 4, 6, 8, 10 है, इसका एक एवरेज निकालोगे, राइट? तो 2, 4, 6, 8, 10 का क्या एवरेज आता है? यस, आपने निकाला ही है. 2, 4, 6, 8, 10 का तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10. यस, और उसको फिर आप डिवाइड कैसे कर दोगे? 5 से. तो आपको एवरेज पता चली गया है. पर अब मान लो कि भूल से 10 की जगह पे आपने 100 कर दिया. So definitely the average will change ना. तो यहाँ पे क्या बोलना चाहता है? It should not be unduly affected by extreme items से नहीं होना चाहिए. So if the average is changing with the inclusion or exclusion of an extreme item, it is not a truly representative value of the entire series. Point number 5, it should be rigidly defined by mathematical formula. ना, रिजिडली का मतलब क्या है वो आपको ये पैराग्राफ के खत्म होते ही पता चल जाएगा. सो दैट द सेम आंसर इज डिराइव्ड बाय डिफरेंट पर्संस हु ट्राई टू कंप्यूट इट. सो दैट मीन्स अगर मैं कोई एवरेज निकाल रहा हूं और मेरा आंसर एक्स आ रहा है उस एवरेज का, आपने निकाला वो एवरेज और उस एवरेज का भी आपसे भी आंसर एक्स आ रहा है, आपके फ्रेंड ने निकाला एवरेज और उससे भी आंसर एक्स आ रहा है. So that means answer is derived by different persons who try to compute it is same. All the three we tried to find out the average and average is coming same. It should not depend on the personal prejudice or bias of a person computing it. So rigidly defined का मतलब क्या है कि आप निकालो, मैं निकालो, आपका फ्रेंड निकाले, इवन कोई दूसरे सर निकाले, आंसर will always remain same. That is known as what? Rigidly. मतलब मेरा आंसर तो इस सम का वही रहेगा चाहे कोई भी निकाल लो. ओके, सो आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे भी राइट नाउ? फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज. फोर्थ, it should not be unduly affected by extreme items. It should be rigidly defined by mathematical formula. Next point number 6 है, it should be capable of further algebraic treatment so that its utility is enhanced. For example, if the average income and number of workers of two factories are given, it should be possible to calculate the combined average income. Right? जिसे हम कहते हैं combined mean भी बोल सकते हैं ना. तो combined mean में क्या होता है? एक ग्रुप दे दिया गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसके और उसका एवरेज.
दूसरा ग्रुप भी दे दिया गया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड उसका भी एवरेज है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइंड करते हैं। जब आप उस एवरेज को कंबाइन करते हो, दो ग्रुप्स को, उनके एवरेज को आप कंबाइन करते हो, तो उसे बोलते हैं कंबाइंड एवरेज। तो इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। तो जब भी आप पढ़ोगे कि फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, तो समझ जाना है कि आपको क्या फाइंड करना है, कंबाइंड एवरेज इनकम फाइंड करनी है। पॉइंट नंबर 7, it should have sampling stability. It means that if one takes different samples from the same population, the average of any sample should be approximately turn out to be the same as those of other samples. तो इट शुड हैव द सैम्पलिंग स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि एग्जांपल है कि सपोज मान लो कि आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं एंड 40 स्टूडेंट्स के टेस्ट में मार्क्स आए और उन सभी मार्क्स को हमने लिखा और उनका एवरेज निकाला, और मान लेते हैं कि एवरेज कम्स टू 28। अब प्रिंसिपल आते हैं और प्रिंसिपल ने कुछ 8-10 लोगों को खड़ा किया, उनसे उनके मार्क्स पूछे और उनका एवरेज निकाला। तो वो जो एवरेज आएगा वो 28 के आसपास आना चाहिए। अगर वो 28 के आसपास आया तो मैं क्या बोलूंगा, इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। जैसे कि मम्मी क्या करती है, जब गेहूं लेने जाती है तब मम्मी गेहूं के टाइम पे जब सिलेक्ट करना है तब मम्मी मुट्ठी जो है बोरे में डालती है और थोड़े से गेहूं हाथ में आते हैं, और बाद में वो हाथ में लेने के बाद बड़े ध्यान से देखते हैं कि भाई जो दाने हैं वो मोटे हैं, पतले हैं, उनके कलर क्या है, वो सब ऑब्जर्व करती है। और उसके बाद वो पूरे गेहूं का सिलेक्शन कर देती हैं कि हाँ ठीक है ये अच्छे हैं और हमें इसे सिलेक्ट कर लेना। सो इट शुड हैव द सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू। चलिए, पर वही चीज हम यहाँ पे करते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि जो भी हमारे पास डेटा आया हुआ है, हम उनको सैम्पलिंग्स के बेस पे ही डिसीजंस देते हैं। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन? Is simple arithmetic mean? Is idle average? Let's check it out. तो ये थे हमारे रिक्विजिट्स ऑफ आइडल एवरेज। पॉइंट नंबर 1 था, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट। थर्ड पॉइंट, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज। फोर्थ पॉइंट, इट शुड नॉट बी unduly affected by extreme items. Fifth point, it should be rigidly defined by mathematical formula. Sixth point, it should be capable of further algebraic treatment. And seventh है, it should have sampling stability. तो ये है हमारे requisites of idle average. So, important point of arithmetic mean में सबसे पहला लिखा है कि it is easy to understand. अब चेक करते हैं requisites में। Yes, it should be easy to understand है। पॉइंट नंबर 2 है, it is simple to compute. रिक्विजिट्स में चेक करते हैं, it should be simple to compute. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अरिथमेटिक मीन है, it is based on all observations. रिक्विजिट्स में चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 3, yes, it satisfies. पॉइंट नंबर 4, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। देखो अरिथमेटिक मीन जो है अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। सो एग्जांपल है, कंसीडर अरिथमेटिक मीन ऑफ 10, 15, 25, 500। देखो नंबर क्या था, 10, 15, 25, 500, राइट। सो अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो मुझे इन सबका क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। सो 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 500। सो सिग्मा एक्स अपॉन एन किया आपने और सबका टोटल किया तो आपको पता चला इट इज 550 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है।
सो 550 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना होगा? यस, सो इट्स 137.5। तो अगर आप ऑब्जर्व करा तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपका नंबर 10, 15, 25 एंड सीधा हो गया 500। सो मतलब एक 500 जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसने पूरा एवरेज चेंज कर दिया। मान लो कि अगर 50 होता तो 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 50 और फिर आप अगर डिवाइड बाय 4 करते तो अब आपका एवरेज कितना आता है? 25। सो देखा, it is affected by extreme values. It is not a true representative of the given data. Here, x bar goes up because of single value 500. In such a case, arithmetic mean is not a good representative. तो ये good representative नहीं है। Next point, it is rigidly defined. Yes, आप निकाले, मैं निकालू, आपके फ्रेंड निकाले या कोई दूसरे सर भी निकाले, अरिथमेटिक मीन इज अ रिजिडली डिफाइंड, मतलब इसका आंसर हमेशा सेम रहेगा। सो ये पॉइंट नंबर 5 को सेटिस्फाई करता है दैट इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, दैट इज वी कैन फाइंड द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। यस, अब हमारे पास अगर कोई दो ग्रुप हैं या तीन ग्रुप हैं तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं और उनका कंबाइन अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 सेटिस्फाई करता है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। मैंने बोला है कि फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट आए तो समझ जाना है कि हमें कंबाइंड एवरेज फाइंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। तो ये पॉइंट नंबर 7 सेटिस्फाई करता है। It should have a sampling stability. Since almost all the points of an ideal average are satisfied by arithmetic mean, therefore it is best of all averages मानते हैं हम। Point number 2, it is most stable of all the measures of central tendency. मोस्ट स्टेबल इसलिए माना गया क्योंकि हम सभी ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करके आंसर लाते हैं। इट इज मैथमेटिकल एवरेज, क्योंकि मैथमेटिकल एवरेज में आपने पढ़ा था इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू जीरो। Sigma x minus x bar का whole square is smaller than sigma x minus any value whole square. This is known as property of least square in arithmetic mean. Next, it is affected by shift of origin. It is affected by change of scale. It satisfies the linear relation between two variables. ये सब हमने आगे रीड किया है और ये अब सबका आज हम रिवीजन कर रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज या उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब क्या थे। मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर is equal to n plus 1 divided by 2. देखो अभी एग्जाम्पल क्या था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 में मेरा n जो है वो 5 है, तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 3। तो मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर निकालना है और वो भी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 ओनली। अब अगर मान लो कि मैंने आपको दिया है 1 से लेके 10 तक का, कि भाई निकालो मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर,
तो आप लोग क्या करते हो नॉर्मली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 करोगे, सो टोटल आएगा 55। फिर 55 को आप डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको मिलेगा 5.5। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि भाई n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का फॉर्मूला लगा दो। सो फर्स्ट 10 बोला ना, तो दैट मीन्स 10, n की वैल्यू 10 हो गई, तो 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाय 2 करोगे, यू विल गेट 5.5। So this shortcut to be remembered है। Mean of first and odd natural number is equal to n। Odd numbers कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ओके, चलो इसी का मीन निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, और बाद में आप उसको डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपको मीन मिलेगा 5। अब यहाँ पे शॉर्टकट क्या बोलता है कि मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, मतलब मैंने n की जगह पे 5 बोला तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट एंड ऑड बोला है, फर्स्ट एंड ऑड, तो ये जो एंड है ना बीच में, वो ही मेरा आंसर बन जाता है। बट अगेन फर्स्ट मतलब कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 3 से ही। ओके, सो मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स आ गया। चलो क्लियर। मीन ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या बोलता है? n प्लस 1 कर दीजिए। अभी मेरे फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? यस, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5, सो यू विल गेट द आंसर 6। वही कंसेप्ट अब ये फॉर्मूला से लगा लीजिए। फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर है तो मतलब n प्लस 1 कितना हो जाएगा? Yes, so that is 5 plus 1, you will get 6. तो मीन ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स निकालना है, दैट इज 2 4 6। तो 3 है तो 3 प्लस 1 कर देंगे, यू विल गेट 4 इज द आंसर। इट इज कैरेक्टरिस्टाइज एज द पॉइंट ऑफ बैलेंस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, क्योंकि ये मीन है मतलब कि मिडल पॉइंट। It cannot be determined by inspection nor can it be located graphically। That means arithmetic mean को हम inspection से या उसको ग्राफ से find नहीं कर सकते। Next point, it is not suitable for finding means of ratios such as speed, rates and percentage। Yes, आपने सही सुना और पढ़ा। It is not suitable for finding means for ratios such as speed, rates and percentage। बट आप तो बोलोगे सर हमने तो सुना है एवरेज स्पीड, एवरेज रेट, एवरेज परसेंटेज, डेफिनेटली ये निकलते हैं, बट ये जो स्पीड एवरेज है, रेट एंड परसेंटेज है, ये निकलते हैं फ्रॉम ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन से। इसका सही मेथड जो है वो ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन से मिलेगा, एंड डेफिनेटली उनको हम एवरेज ही बोलेंगे, बट दे आर फाइंड आउट फ्रॉम ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्लियर? वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लास इंटरवल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल्स: लेस देन 20, 20 to 30, 30 to 40, more than 40। So we cannot find midpoint, that is x, for the first and last class interval। तो इसीलिए आपने पढ़ा it cannot be calculated for open and class intervals। Yes, even if they say less than 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, then also I will not be able to find, because जो first class है उसके अंदर में मैं midpoint find नहीं कर सकता। Even if the question is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and more than 40, तब लास्ट क्लास इंटरवल जो है उसमें x में फाइंड नहीं कर सकता, तो मैं मीन वहां पर भी फाइंड नहीं कर पाऊंगा। सो इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लास इंटरवल्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा।
तो अरिथमेटिक मीन जो है उसकी स्टडी हम क्वालिटेटिव डेटा पे फाइंड नहीं कर सकते, जहां पे हमें एट्रीब्यूट्स दे रखा हो, तो एट्रीब्यूट्स का कभी भी एवरेज नहीं निकल सकता. Okay, so now based on this, we will be solving the MCQs questions now. So are you ready for solving the MCQs based on today's whatever we have studied? I hope your answer is yes, because हाँ या हाँ ही होता है, right? Okay, so here we go with the question number 1. Arithmetic mean is option A mathematical average, option B positional average, option C both, option D none. So the correct answer is it is mathematical average. This point we have studied. So we say that option A mathematical average is the correct answer. Question number 2. Mean of a set of values is based on option A first and last value, option B 50% values, option C all value, option D maximum and minimum value. Mean of a set of values is based on, yes, किस पे based होता है? It is based on all observations. So from this point we say that yes, आपने सही बोला, ऑप्शन सी ऑल वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 3. सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन फॉर 12, 50, 30, 18, 45. ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी none. So your answer would be sum of deviation from arithmetic mean is always 0. That is sigma x minus x bar is equal to 0. So we say that option A is 0. क्योंकि आप अगर 12 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 45 करके इसका एवरेज निकालोगे, फिर एवरेज निकालने के बाद आप करोगे x माइनस एक्स बार, मतलब जो भी एवरेज है, और फिर सबका टोटल करोगे, तो आंसर 0 ही आना है. तो why to waste time when we know this property, right? So let's move to the next question. Question 4. The average of n natural number is. तो n natural number क्या है? 2n plus 1 divided by 2. Option B n plus 1 divided by 2. Option C n multiply n plus 1 divided by 2. Option D n 2n plus 1 divided by 2. So mean of first n natural number is equal to n plus 1 divided by 2. So we say that option B is the correct answer. Question number 5. The arithmetic mean of first 50 odd number is. Now see, next to impossible है यहाँ पे first 50 odd natural number निकालना practically ना, क्योंकि आपको पहले 50 ऑड नंबर्स लिखने पड़ेंगे फर्स्ट, फिर उनका टोटल करना पड़ेगा और फिर क्या निकालना पड़ेगा एवरेज. सो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो हम लोग ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है एन. तो यहाँ पे 50 है ऑड नंबर, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए 50 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. Mean of first and even natural number is, and the option A n plus 1 divided by 2, option B n, option C n plus 1, and option D none. So we have read that mean of first and even natural number is equal to n plus 1. So we say that option C is the correct answer. Question number 7. Dash is not used in qualitative data. Option A arithmetic mean, option B median, option C mode, and D none.
Arithmetic mean cannot be used in the study of qualitative data, that is intelligence, beauty, honesty, etc. So option A is the correct answer. Question number 8. Dash is not suitable for finding means for ratios such as speed, rates and percentage. And the options are A. Geometric mean, option B. Harmonic mean, option C. Arithmetic mean and option D. None. Yes, आपका सही जवाब है. So हमने पढ़ा है arithmetic mean is not suitable for finding means for ratios such as speed, rates and percentage. So we say that option C, arithmetic mean, is the right answer. Question 9. Dash is not determined by inspection, nor can it be located graphically. So option A, median, option B, arithmetic mean, option C, mode and option D, none. Definitely, आपने जो बोला that is the right answer. Arithmetic mean cannot be determined by inspection, nor can it be located graphically. So option B is the correct answer. Question 10. Dash is characterized as the center of gravity. मतलब center of gravity कौन निकाल सकता है? Median, mode, arithmetic mean या none? So we have ने पढ़ा है arithmetic mean is characterized as a point of balance or center of gravity. So arithmetic mean is the correct answer. Question number 5. The arithmetic mean of first 50 odd number is. Now see, next to impossible है यहाँ पे first 50 odd natural number निकालना practically ना, क्योंकि आपको पहले 50 odd numbers लिखने पड़ेंगे first, फिर उनका total करना पड़ेगा और फिर क्या निकालना पड़ेगा average. So that is next to impossible. तो हम लोग ने एक important point पढ़ा था कि mean of first n odd natural number is equal to क्या होता है n. तो यहाँ पे 50 है odd number. So we can say that option A 50 is the correct answer. Question number 12. Mean of first and odd natural number is. Yes. क्या आएगा? Perfect. So mean of first and odd natural number is n. So we say that option B is the correct answer. So now it's time for test 7 for the 7th lecture. So I will say that yes, I am ready for test. मतलब I means you. So you will say ना I am ready for test. क्या सर हर लेक्चर में टेस्ट रखते हो आप? रखना पड़ता है बेटा. चलिए, आर यू रेडी? से रेडी, ऐसा बोलो रेडी. तो मजा आएगा ना टेस्ट में, उसको भी लगेगा हाँ मैं टेस्ट दे रहा हूँ. आपको अंदर से लगना चाहिए आई एम गिविंग अ टेस्ट. ओके, 1 to 6 questions and time is 30 seconds. बाप रे सर, 30 seconds. Yes, your time starts now. स्टॉप, रुक जाओ और देखो कितना सॉल्व किया आपने अभी तक. क्या ऑल द 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए? नहीं हुए? नो प्रॉब्लम. हो गए? अच्छा चलो, जिसका हो गया वेरी गुड, और जिसका नहीं हुआ नो प्रॉब्लम. आई एम गिविंग यू अगेन 30 सेकेंड्स टाइम. ओके, चलिए स्टार्ट. आपका 30 सेकेंड स्क्रीन पे नहीं आएगा, मैं काउंट कर रहा हूँ. ठीक है तो पक्का?
चलो स्टार्ट. Okay, time up. Question number 1 है, if the mean of first n natural number is equal to n plus 7 divided by 3, then n is equal to, तो options थे A, B, C, D. So mean of first n natural number is n plus 1 divided by 2. So n plus 1 divided by 2 is equal to n plus 7 divided by 3. क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3, तो एन की वैल्यू क्या होगी. सो 3n प्लस 3 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई होगा n प्लस 1 के साथ, एंड नाउ 2 विल गेट मल्टीप्लाई बाई n प्लस 7, सो दैट विल बी 2n प्लस 14. नाउ 3n माइनस 2n, क्योंकि 2n राइट से लेफ्ट आ गया, इक्वल्स टू 14 माइनस 3 हो जाएगा. सो 3n माइनस 2n इज n, 14 माइनस 3 होता है 11. So we say that option C, 11 is the correct answer. Question number 2. Mean of first 20 even natural number is. And options थे A, B, C, D. So mean of first and even natural number is n plus 1. So 20 plus 1 is equal to 21. So option D is the correct answer. Question number 3. The mean of first 50 odd natural number is. First and odd natural number is equal to क्या होता है, n. So in the same way over here, first 50 odd natural number is equal to 50. So we say that option B is the correct answer. Question number 4. Dash is capable of further algebraic treatment. Options A, B, C, D. So arithmetic mean is capable of further algebraic treatment. So we say that option C, arithmetic mean, is the correct answer. Question number 5. Dash is best of all averages. Median, mode, arithmetic mean या none. So we say that arithmetic mean is best of all averages. So option C is the correct answer. Question number 6. Mean of first 500 natural number is. So हमारा फॉर्मूला क्या था, mean of first and natural number is n plus 1 divided by 2. So n की जगह पे 500, 500 plus 1 divided by 2, 501 divided by 2 will give you 250.5. So you say that option B, 250.5, is the correct answer. So I hope अरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से सब समझ में आ गए होंगे, हाँ या हाँ. ओके, सो वी आर क्लोजिंग द अरिथमेटिक मीन टॉपिक, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का टॉपिक इज कंप्लीट होता है यहाँ पे. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में. सो व्हाट इज मीडियन? इट इज डिफाइंड एज middlemost or the central value of the variable in set of observations.
when the observations are arranged in ascending or descending order of their magnitudes. So क्या बोलना चाहता है मीडियन इज डिफाइंड एज मिडल मोस्ट और द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. जो सेंट्रल वैल्यू होता है वेरिएबल का उसको मैं बोलता हूँ मीडियन इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में. मतलब एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए. अब आपका जो ऑब्जर्वेशंस होगा वो अरेंज्ड होना चाहिए आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर में. और उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से जो मिडल नंबर है, मिडल मोस्ट या सेंट्रल वैल्यू, उसको मैं बोलता हूँ मीडियन. मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज. क्यों मीडियन को पोजिशनल एवरेज बोला गया? क्योंकि वो फ्यू ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है. तो जो फ्यू ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है उससे हम कहते हैं पोजिशनल एवरेज. इट इज यूज टू डिवाइड द डेटा इन टू इक्वल पार्ट्स. अब दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हो. Each part contains 50% of the observations. इस पे से मुझे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा याद आ रहा है और वो एग्जाम्पल क्या है? दो दोस्तों के बीच का है. एक दोस्त की एग्जाम थी, वो दूसरे दोस्त के पास जाता है उसके घर पे और बोलता है कि तेरी एग्जाम तो अभी है नहीं, तो मुझे तेरे जो नोट्स है वो एक बार दे दे. क्योंकि दोनों की जो कॉलेज थी वो अलग अलग थी. तो कॉलेज में क्या होता है, आगे पीछे एग्जाम्स होती है, बस कुछ एक दो दिन का फर्क होता है. तो दूसरे दोस्त ने अपनी नोट्स दे दी उसको पढ़ने के लिए और वो वहां से चला गया. अब 3 दिन बाद जिसने बुक दी थी उसकी एग्जाम है दूसरे दिन और वो घर में बुक्स ढूंढ रहा है अपनी नोट्स और उसे कहीं नहीं मिल रही. तो नॉर्मली जब हमें भी अपनी अगर नोट्स नहीं मिलती है या बुक्स नहीं मिलती तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मी, और ऐसा चिल्लाते हैं. तो तो हम लोग ऐसा चिल्लाते हैं. क्यों चिल्लाते हैं? ताकि हमें कोई नोट्स मिल जाए. तो हम लोग क्या चिल्लाते हैं? मम्मी, ऐसा जोर से चिल्लाते हैं, मम्मी, है ना? मुझे पता है हम सब चिल्लाते हैं. तो वैसे उससे चिल्लाए. उतने में उसकी मम्मी भागते भागते आती है और बोलती है क्या हुआ, है ना? तो अब हम बोलते हैं मेरी नोट्स नहीं मिल रही है, आपने देखी क्या? तो मम्मी क्या बोलती है, इधर उधर रख देते हो तुम लोग, पता ही नहीं चलता है, तुम लोग सब जगह बिखार के रख देते हो, इधर रख देते हो, उधर रख देते हो, जहां पढ़ते हो वहीं रख देते हो. अरे मैंने सब जगह ढूंढ लिया मम्मी, फिर भी नहीं मिल रही. तो अब मम्मी बोलती है अभी 2-3 दिन पहले तेरा दोस्त आया था ना, क्या उसको तो नहीं दे दी? अरे हाँ मम्मी, पक्का याद आया, थैंक यू बोलते हैं मम्मी को. और फिर फ्रेंड को फोन करते हैं और फ्रेंड को फोन करके क्या बोलते हैं, भाई मेरी बुक तो लौटा के जा. आपका फ्रेंड क्या बोलता है, भाई मेरी तो एग्जाम चल रही है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो तू लेके जा. तो आप क्या बोलते हो, भाई तेरे को जरूरत थी, मेरी नोट्स तू लेके गया था और क्या बोल के गया था, हाँ मैं तेरे को दूसरे दिन लौटा दूंगा. हाँ, तो दूसरा फ्रेंड क्या बोलता है, हाँ बाबा पक्का बोला होगा, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, एग्जाम किसका है, तेरा है ना, तो तू लेके जा. वाह बेटा, ऐसा कैसा? देख भाई मेरी एग्जाम चल रही तो मैं तो नहीं आ सकता ना. तो पहला वाला जिसने बुक दिया हो, क्या बोलता है, अरे भाई मेरी नोट्स तू लेके गया था, दे तो उससे, और ऐसे झगड़ा चलता रहता है. लास्ट में क्या होता है, एक काम कर, तू तेरे घर से निकल और मैं मेरे घर से निकलता हूँ और हम कहीं बीच में मिलते हैं और बुक मुझे दे देना. तो दोनों का टाइम से थोड़ा यूज तो होगा पर बच जाएगा यार. तब बोलते हैं ठीक है. तब दोनों क्या करते हैं, अपने घर का मिडल पॉइंट डिसाइड करते हैं और जो वो मिडल पॉइंट डिसाइड करते हैं ना उसको हम क्या बोल सकते हैं, मीडियन बोल सकते हैं. ओके, सो ये एक एग्जांपल था. दूसरा एग्जांपल है 30 सितंबर को कंपनीज को अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है. नाउ व्हाई दिस 30 सितंबर डेट हैज बीन डिसाइडेड फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च के बीच में?
आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो 1 मार्च, सॉरी नॉट 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के जो मिडल पॉइंट है, मिडल डेट, दैट इज 30 सितंबर। मतलब कंपनी को 6 महीने का टाइम दिया गया है। ओके, नाउ तो ये एक कर्व बनेगा, और ये जो कर्व बनता है इसका जो मिडल पॉइंट है इसको मैं बोलता हूं मीडियन। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हो गया 50%, दूसरा पार्ट हो गया 50%। तो आपने ऊपर पढ़ा है ना, ईच पार्ट कंटेन्स 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। Question number 1, based on the theory we read, which of the following measure of central tendency divides the data in two parts equally? तो ये दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है? मीडियन। सो वी से दैट ऑप्शन बी, मीडियन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is measure of central value? Option A median, option B variance, option C standard deviation, and option D is both A and B. तो क्वेश्चन में पूछा है measure of central value, so we say that option A median is the correct answer. Question number 3, to find the median it is necessary to arrange the data in A ascending order, B descending order, option C ascending order or descending order, and D any of them. तो आपने क्या पढ़ा? Median is defined as middle most or the central value of the variable in a set of observation when the observations are arranged in ascending or descending order of their magnitudes. So based on this I can say that any of them, आप किसी में भी अरेंज कर सकते हैं। So option D is the correct answer. Question number 4, the value of the middlemost item when they are arranged in order of magnitude is called option A standard deviation, option B mean, option C mode, option D median. So correct answer goes to option D median. Next point number 6 है, it should be capable of further algebraic treatment so that its utility is enhanced. For example, if the average income and number of workers of two factories are given, it should be possible to calculate the combined average income. Question number 6, the number of observations smaller than dash is the same as the number larger than it. Option A median, option B mode, option C mean, option D none. So median is the answer. The number of observation smaller than median is same as the number larger than it. क्योंकि ऑब्जर्वेशन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, तो जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है स्मॉलर मतलब लेफ्ट साइड, एज सेम मीडियन इज सेम एज द नंबर लार्जर देन इट मतलब राइट साइड। दोनों जगह आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो सेम ही रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 50% of actual values will be below and 50% will be above. Dash. So option A mode, option B median, option C mean, option D none. So क्वेश्चन क्या था? 50% of actual value will be below है लेफ्ट साइड एंड 50% will be above राइट साइड। तो मिडल में कौन है? यस मीडियन। सो मीडियन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, half of the numbers in an order set have value less than dash and half will have value greater than dash. So अब डायग्राम को देख के आंसर दो।
half of the number in order set have values less than, किससे less than है, median से, and half will have value greater than median. So दोनों केस में median ही आएगा. So we say that option B, median, is the correct answer. अरे सर फिर से टेस्ट, आज के दिन में 2 टेस्ट? यस. सो लेक्चर 7 का पहला टेस्ट हो चुका है, अब ये उसका दूसरा टेस्ट है. ओके, सो आई थिंक यू विल से दैट या आई एम रेडी फॉर टेस्ट. ओके, सो हियर स्टार्ट विद योर टेस्ट. 1 2 3 4 क्वेश्चंस एंड समय है 20 सेकेंड्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Stop. Time up. Which of the following is measure of central value? Option A, B, C, D. Yes, measure of central value goes to option A, median. Question number 2. To find the median, it is necessary to arrange the data in? Yes, अभी हमने पढ़ा था. Option D, any of them. Third question. The value of the middlemost item when they are arranged in order of magnitude is called. तो middlemost item को find करने के लिए आप arrange करते हो in order of their magnitude is called median. Option D. Question number 4. The number of observations smaller than dash is same as number larger than 8. Yes, तो क्या बोलेंगे आप? The options are A, B, C, D. Definitely, option A, median. Question 10. Dash is characterized as the center of gravity. मतलब center of gravity कौन निकाल सकता है? Median, mode, arithmetic mean या null? So we have ने पढ़ा है 50% of actual values will be below and 50% of the observations will be above. So your answer goes to option B, median. And option 6. Half of the numbers in an order set have values less than dash and half will have value greater than dash. So your correct answer goes to median. So I hope the test was enjoyable, nahi today? Yeah, yippee. Thank you friends. So I hope आज आपने 3 टॉपिक पढ़ा. कौन से 3 टॉपिक पढ़े? Requisites of an ideal average, important points of arithmetic mean, and third point, median. So I hope all the 3 concepts are clear to you. Even if you have any query or doubt, definitely you can reach me on 76008 28696. Thank you.